आज हम लोग एल्कीन्स को ख़त्म करके उसके लेवल 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों ने एल्कीन्स को पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा और बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करके आज एल्कीन को पढ़ने के लिए बैठे हैं, उनके क्वेश्चंस को लगाने के लिए बैठे हैं। चलिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हमारा पार्ट बचा था मुश्किल से 5 मिनट का, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। एल्कीन में हम लोगों ने लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें पार्ट 5 हमारा बचा हुआ था और एल्कीन्स के यूजेस बचे हुए थे, ठीक है ना। तो इस पार्ट को हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पार्ट 5 एंड यूजेस ऑफ एल्कीन्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चले, इसमें सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास में पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन। ईथीन का पॉलीमराइजेशन हम लोग करेंगे कि ईथीन का पॉलीमराइजेशन कैसे होता है और इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेटा जल्दी से ज्वाइन करें, बाकी जो लोग नहीं आए हैं उन तक लिंक शेयर कर दीजिए। ग्रुप में तो शेयर हो चुका है, आप लोगों के जानने में कोई भी है तो उसको शेयर कर देंगे लिंक, ठीक है। लिंक शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाएं। आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत ही इंटरेक्टिव वे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेवल 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। चलें, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की बात करें तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कब हम बोलते हैं इनको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉलीमर का मतलब होता है क्या, पॉली मतलब होता है मैनी, मर मीन्स यूनिट होता है, तो पॉलीमर का मतलब होगा बहुत सारी यूनिट मिलकर के, मतलब कोई एक छोटी सी यूनिट है वो उसकी रिपीटिंग यूनिट से बहुत सारी मोनोमर की यूनिट मिलकर के क्या बना दें, एक बड़ी यूनिट बना दें, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलीमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरीके से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी हमारी बॉल बनी होती है, कोई भी दीवार बनी होती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी ब्रिक्स मिलकर के एक बड़ी दीवार का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो छोटी सी ब्रिक्स होती है, जो ईंट होती है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि वो मोनोमर है। और जो हमारी दीवार बनी है, जो बॉल बनी है, वो क्या हो जाएगी, पॉलीमर हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ईथीन का पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं और ईथीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग बहुत यूज करते हैं। वो पॉलीथीन का इस्तेमाल हम लोग आसानी से कर लेते हैं, वो ईथीन से बनेगा पॉलीथीन, ठीक है ना। चले, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको लास्ट टाइम पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पार्ट 4 पढ़ाया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पार्ट 5 हमारा बचा हुआ था। तो पार्ट 5 को हमें अभी कंप्लीट करना है और पार्ट 5 के साथ साथ हम लोग एल्कीन्स के यूजेस को कंप्लीट करने के बाद बस 5 से 10 मिनट में इनको कंप्लीट करके एल्कीन्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेवल 1 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलें फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पार्ट 5 एंड यूजेस ऑफ एल्कीन्स। इसमें सबसे पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन। ईथीन के पॉलीमराइजेशन को पढ़ेंगे। ईथीन जो है वो एक मोनोमर की तरह काम करेगा और पॉलीथीन जो होती है, इसका जो पॉलीमर बनेगा अभी वो पॉलीथीन बनेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे बनेगा। पॉलीमर वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स को हम लोग पढ़ेंगे वहां पर, है ना। चलें फिर, तो हम लोग पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन पढ़ते हैं। बाकी ज़्यादातर डिटेल में जो पॉलीमर के बारे में बातें हैं वो सब हम लोग वहीं पर सीखेंगे। जब किसी मोनोमर की छोटी छोटी यूनिट्स मिल करके एक बहुत बड़े से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देती हैं, उसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। जैसा कि अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था कि छोटी छोटी ब्रिक्स जो होती हैं वो मिल करके एक बहुत बड़ी बॉल का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं ये हमारी हो जाएंगी क्या, मोनोमर की तरह हो जाएंगी, और जो बड़ी सी यूनिट बनेगी, जो बॉल बनेगी, वो हमारा पॉलीमर की तरह हो जाएगा, है ना। चलें बेटा, चलिए जल्दी से ज्वाइन करिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ सही चल रहा है। चलें, पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। अ प्रोसेस इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, है ना। चलें, अ पॉलीमर इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। कैसा बेटा, मैक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स। जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं लार्ज नंबर में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग मोनोमर्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, है ना। चलें आगे की बात करें।
पॉलीमर्स हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, पॉलीमर्स का जो वेट होगा भाई, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, बहुत हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा उनका। अब हमने यहाँ इथीन लिया, इस इथीन से आप देखिए कि पॉलीथीन कैसे बनती है, कैसे हम इथीन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। यहाँ पर देखें, जब हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन और हाई प्रेशर पर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है, ये जो एल्कीन है इसका ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड टूटता है। देखें यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद एक बॉन्ड इधर बनेगा, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन पर बनेगा, दोनों बॉन्ड बने। यहां पर हमने n नंबर ऑफ इथीन लिए हैं, जब n नंबर ऑफ इथीन को लिया है, इसकी बार बार रिपीटिंग यूनिट से बनेगी पॉलीथीन। तो किस तरीके से हम लोग इसको अरेंज करते हैं, यहां से क्या होगा, ब्रैकेट लगा के ये जो n था हमारा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, इसका मतलब ये रिपीटिंग यूनिट्स होंगी तो n हमारा यहां पर इस तरीके से हम दिखाएंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि एक लॉन्ग चेन बनेगी, रिपीटिंग यूनिट्स होंगी इसकी बहुत सारी। कितने मॉलिक्यूल्स लिए हमने, n मॉलिक्यूल्स लिए, और यहां पर n टाइम्स इसको रिपीट करें तो ये जो स्ट्रक्चर मिलता है हमें, ये मिलता है बेटा पॉलीथीन का स्ट्रक्चर। किसका मिलता है, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर मिलता है। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका पॉलीमराइजेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूजेस ऑफ एल्कीन्स की। किसकी बात करेंगे, यूजेस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का कहां कहां यूज कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज तो ये है कि इथीन का यूज हम लोग ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम में करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सी इथाइलिन वेल्डिंग जो होती है उसमें इसका यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ द मेटल्स। कटिंग और वेल्डिंग के लिए जो हम लोग ऑक्सी इथाइलिन यूज करते हैं वो इथीन ही होता है मेनली। तो ऑक्सी इथाइलिन का यूज जो है, मतलब इथीन्स का यूज जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सी इथाइलिन कटिंग और वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट देखें, ये देखिए इस तरीके से वेल्डिंग होते हुए आपने देखी होगी, वेल्डिंग होती है तो इसमें जो गैस होती है ऑक्सी इथाइलिन होती है, वो यही होती है, इथीन्स होती हैं, इसीलिए ये इथीन्स का यूज है, ठीक है ना। चलें, दूसरी बात आपके सामने है, इथीन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है वो एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, जिसमें क्या होता है, जिसमें 3 OH ग्रुप पाए जाते हैं, इसीलिए उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ साथ इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका कौन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, सॉरी इथाइलिन ग्लाइकॉल की बात कर रहे हैं हम, ग्लिसरॉल की नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी ग्लिसरॉल के बारे में बता दिया था। इथाइलिन ग्लाइकॉल बेटा ये होता है जिसमें क्या होते हैं, 2 OH ग्रुप होते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। वो क्या होता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो CH2OH है ना, CH2OH ये होता है अपना कौन, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें 2 OH ग्रुप होते हैं। अगर हम ग्लिसरॉल की यही बात करें, जो अभी हमने गलती से बता दिया आपको, तो ग्लिसरॉल बेटा ये होता है CH2OH, CHOH और CH2OH, ये होता है अपना ग्लिसरॉल। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि कितने प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप हैं और कितने सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप हैं। तो याद रखेंगे, ये वाला आपका प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, ये वाला आपका प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप और ये सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है। तो इसमें 2 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, 1 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है। इतनी बात समझ गए। चलें, तो क्या बोला, Ethene is used in the preparation of ethylene glycol, which is used as an antifreeze agent in automobiles and coolant, है ना। तो ऑटोमोबाइल्स में उसका यूज, किसका यूज, इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज हम किसकी तरह करते हैं, किसकी तरह करते हैं बेटा, एंटी फ्रीज एजेंट की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह, एंटी फ्रीज एजेंट की तरह यूज करते हैं। बताएं, इतनी बात समझ में आ गई। चलें, और एक और यूज देखते हैं इसका। ये देखिए इथाइलिन ग्लाइकॉल है, एंटी फ्रीज एजेंट है, ये पॉइजन है, आपको दिखाया गया है। आप अच्छा खासा उसको डायग्राम में देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी यही चीज़ हम बोर्ड पे पढ़ा रहे होते बेटा, तो आपको यहाँ ये सब कहाँ से दिखा पाते, प्रेजेंटेशन इस तरीके से कुछ भी ना दिखा पाते आपको, है ना। एंटी फ्रीज एजेंट का मतलब हुआ बेटा,
एंटी मीन्स अपोजिट, फ्रीजिंग एजेंट मतलब फ्रीजिंग ना होने दे। अभी क्या होगा, जैसे कि अगर ठंडी के दिनों में जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें फ्रीजिंग हो जाएगी, मतलब जो भी हमारा केमिकल है, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें पेट्रोल या डीजल, वो अगर जम जाएगा तो बताएं क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो उसको जमने से रोकने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसी को बोलते हैं एंटी फ्रीज एजेंट। तो क्या यूज करते? इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करते हैं। क्लियर है ना? चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इथीन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक इथाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। क्या हम लोगों ने इससे एसिटाल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल और ये एसिटिक एसिड वगैरह प्रिपेयर किया था? जब हम लोगों ने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहां पर हम देखते थे कि कैसे कैसे किसका प्रिपरेशन हो रहा है, हमने इन सब का प्रिपरेशन किया था। तो इसमें भी इथीन का यूज होता है। चलें एक और बात, इथीन इज आल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पॉलीथीन। अभी हम लोगों ने बनाया भी था, विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर पाइप्स, बॉटल्स, बैग्स, ईटीसी। अभी बनाया था ना हम लोगों ने पॉलीथीन, तो इथीन का एक ये भी यूज है कि इसको हम पॉलीथीन बना सकते हैं इससे। चलें ये देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, इन सबको देख सकते हैं, ये सब यूजेस हैं इथीन के, मतलब इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीजें सब कुछ बना सकते हैं। ये बॉटल्स हम लोग बना सकते हैं, ये सब पाइप्स का होगा ना, आप लोग तो समझ पा रहे हैं ना, ये सब पाइप्स हैं। ये बॉटल्स बना सकते हैं, बैग्स हम लोग इनसे बना सकते हैं, देखिए ये सब बैग्स हैं, है ना? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? चलें आगे चलते हैं, ये सब चीज बना सकते हैं। इथीन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फ्रूट्स की आर्टिफिशियल राइपनिंग की जाती है, उनको पकाया जाता है, उसके लिए हम लोग इथीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इथीन का, या इथाइलिन भी बोल सकते हैं कॉमन नेम में इसको, बायोलॉजी में भी आप लोग पढ़ते हैं, है ना? चलें तो देखिए फलों को पकाने के लिए हम लोग इथाइलिन का यूज करते हैं। आजकल आपको पता ही है कि हर चीज जो है इंजेक्शन लगा के बड़ी की जा सकती है, उसको पकाया जा सकता है। अब यहाँ पर आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि ये इथीन जो है इसको इंजेक्ट कर दिया गया अगर किसमें, टोमेटो में, तो ये टोमेटो जो है देख रहे हैं आप पक चुका है, रेड हो चुका है। शायद पकने के बाद टोमेटो का कलर जो होता है वो रेड ही तो हो जाता है ना, शायद रेड हो जाता है, ठीक है ना? तो ये जो है आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग में इथीन का यूज। इथीन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। इसको हम लोग क्या किसी को बेहोश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इथीन का यूज जो होता है एनेस्थेटिक की तरह भी किया जा सकता है। चलें इसके बाद इथीन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द मस्टर्ड गैस, जिसको हम लोग वार गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार गैस बोलते हैं। मस्टर्ड गैस बनाने में भी इसका यूज किया जा सकता है। जब हम इथीन की रिएक्शन S2Cl2 के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? S2Cl2 के साथ कराते हैं, तो मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? चलें ये बनती है आपकी मस्टर्ड गैस, इसमें बीच में सल्फर होता है, CH2Cl, CH2 सल्फर आ गया बीच में, CH2CH2Cl, तो इससे हम लोग मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? सच में नहीं, शायद रेड होता है। हाँ बेटा शायद रेड होता है, मैंने नहीं देखा कि टोमेटो कैसा होता है, मुझे नहीं पता टोमेटो कैसा होता है, मेरे यहाँ टोमेटो जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं, हाँ, तो इसीलिए मुझे नहीं पता, शायद इसीलिए तो आप लोगों से पूछा था सर इथीन क्या रेड कलर का होता है। अच्छा बेटा इंजेक्शन में इसको रेड कलर का देख रहे हो, इसीलिए बोल रहे हो रेड कलर का होता है, हैं? बेटा ये देखो अगर इस चीज पे जाएंगे तो इथीन जो है वैसे तो हमारा गैस होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है? इथीन का जो है कलर नहीं हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो और भी होगा, तभी तो ये लिक्विड फॉर्म में है। वैसे तो हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि इथीन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। चलिए कुछ एक दो MCQs इसके देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इथीन के टॉपिक वाइज लेवल 1 के क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। और आप लोग बहुत एक्टिव हो जाइए, बहुत तेजी से क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, बिल्कुल साइलेंट मत बैठिएगा बेटा, ठीक है? फिनोमिना ऑफ एडिंग ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक द मोनोमर्स टू फॉर्म अ बिग और जाइंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज, बताएं जल्दी से उसको क्या बोलते हैं? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक बहुत बड़े जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट का C
पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। उबैद का आंसर आ चुका है, हुदा का आंसर आ गया, अदिति का आंसर आ गया, मंतसा का आ गया, सुजैन का आ गया। सुजैन खान बेटा आपका आंसर सबसे अलग क्यों है? उसको हम लोग क्या ओजोनोलिसिस बोलते हैं। क्या अभी मैंने आपको नहीं स्टार्ट किया पॉलीमराइजेशन से? पॉलीमराइजेशन को बताया कि नहीं बताया? सभी लोगों को पता है पॉलीमराइजेशन इसका आंसर होगा। चले आंसर रिट्रैक्टेड, मैसेज रिट्रैक्टेड, और फर्स्ट का आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है बेटा, पॉलीमराइजेशन इसका सही आंसर होगा। तो ये पीपीटी हमारी खत्म होती है। ये जो सिलेबस था हमारा एल्कीन्स में हम लोगों को जितना पढ़ना था वो सब हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, सुजैन टू बी यूनिक, बिल्कुल बात सही है बेटा। नफीसा सैयद आप जो है पहली बार क्लास में हैं। चले हम लोग दूसरी पीपीटी क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। बहुत तेजी से, बहुत एक्टिव रहिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लेवल 1 के क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत मजा आने वाला है अगर आप लोगों ने पूरी क्लासेस को अटेंड किया है। और अगर पूरी क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो आप जाइए चैनल पर जाकर के अटेंड करिए, उसके बाद क्वेश्चंस को देखिए, फिर एंजॉय करिए। क्या मजा आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आप लोग बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, ठीक है ना। चले भाई आ जाएं, बात कर रहे हैं हम लोग एल्कीन्स की, और एल्कीन्स में हम लोग बात करेंगे किसकी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस का जो लेवल होगा हमारा वो कौन सा लेवल होगा? फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। बेटा जो क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो आपको हमने शीट प्रोवाइड की है पीडीएफ फॉर्मेट में, वो शीट में क्वेश्चंस कुछ अलग होंगे, ये क्वेश्चंस अलग होंगे, क्योंकि दो तरीके के क्वेश्चंस इसलिए करा रहे हैं आपको। शीट में हर लेवल के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं होता तो हम खाली लेवल 1 डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है हम लोगों के पास, तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में जितने भी कर पाते हैं। अब आपका ऑप्शंस या आंसर जितना तेजी से आएगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो करते हैं कोशिश हम लोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाएं उनको हम लोग करेंगे। बेटा कब भेजा मंतसा डाउट? आज फिर से मैसेज कर देना। अगर बेटा कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं तो आपका मैसेज जो होता है नीचे दब जाता है, तो आप अगर कभी हम ना बता पाएँ तो आप दोबारा से हमारे पास मैसेज कर दिया करिए, हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। आप दोबारा से मैसेज कर दिया करिए सर क्वेश्चन, या क्वेश्चन पे लगा करके क्वेश्चन मार्क भेज दिया करिए, ठीक है, हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। मेरे कौन से नंबर दूसरे नंबर पे तो नहीं भेज दिया शायद, लेकिन वैसे अगर इस पे भेजा होता तो मैं देख चुका होता अब तक। चलें खैर कोई नहीं बेटा, दोबारा से बता देना, 88 वाले नंबर पे हमारे सेंड करिएगा तो हम आपको बता देंगे, जिससे अभी हमने लिंक भेजा था आपको। चलें, when ethanol vapors are passed over alumina heated at 350 डिग्री सेल्सियस द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। जल्दी से आंसर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से अच्छी शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत हो चुकी है। नफीसा सैयद बेटा आप पहली बार क्लास में हैं, प्लीज टेल मी। फर्स्ट का सेकंड आंसर आना शुरू हो गया है। बेटा बच्चे कम हो रहे हैं क्लास में जब क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू हो रहा है, तो ऐसा करना सही नहीं है आप लोगों के लिए। सूफिया खातून का भी फर्स्ट का सेकंड आ गया। सभी लोग कह रहे हैं कि इथाइलिन बनेगा, मतलब इथीन बनेगा, C2H4 बनेगा, और सभी लोग बता रहे हैं आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा, है ना। बेटा बी नहीं है यहाँ पर, तो आप लोग सेकंड है तो सेकंड ही लिख करके देंगे, ठीक है ना। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पार्ट की बात करते हैं कि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिना इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट से आपको पता चला कि अगर एथेनॉल है, एथेनॉल को हम लोगों ने लिया है तो वहां से क्या होगा, डिहाइड्रेशन अगर होगा तो क्या होगा, मान लो CH2H और यहां से CH2 और OH, बताओ एथेनॉल हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसको आपने Al2O3 लिया, Al2O3 के साथ 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया, तो क्या करेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेशन करेगा और यहाँ से H2O निकलेगा, तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड जुड़ के यहाँ पर क्या बना देंगे बेटा, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बना। तो बताएं क्या हम लोग इसको C2H4 नहीं बोल सकते हैं,
बोल सकते हैं, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, मतलब सॉरी सेकेंड ऑप्शन है ना, सेकेंड ऑप्शन। चलें, सभी का सही आंसर है, सभी बच्चों ने बड़ी खूबसूरती से बहुत तेजी से सही आंसर दिया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग। जल्दी से बताएं कि क्या बनाएगा। क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, समझें और आंसर दें जल्दी से। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर। आप लोग एक्टिव थोड़े से कम लग रहे हैं, एक्टिव हो जाइए, क्वेश्चन सेशन चल रहा है हम लोगों का। ओवैद ने सेकंड का थर्ड आंसर दे दिया है। नाहिल अंजुम बेटा क्वेश्चन नंबर लिख के तब आंसर दिया करें तो क्लियर रहेगा, क्योंकि कभी कभी किसी का जो है स्लो चलता है नेट, तो हम आगे क्वेश्चन पे निकल चुके होते हैं, बच्चा बाद में किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है, वो सही दे रहा होता है लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है ना। चलें, सेकंड का थर्ड आंसर दे रहे हैं सभी लोग कि एल्कीन बनेगा और साथ में KCl बनेगा और साथ में H2O बनेगा। चले, एल्कोहलिक KOH हमने आपको बताया था, डिफरेंस करके बताया था कि अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो अल्कोहलिक KOH के साथ करा सकते हैं या एक्वस KOH के साथ करा सकते हैं। जब अल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और जब एक्वस KOH से कराते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH लिया है, इसीलिए इसमें फॉर्मेशन होगा एल्कीन का। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि एल्काइन लिखा है, सेकंड भी गलत हो गया क्योंकि एल्केन लिखा है। सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में भी सही हो सकते हैं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि HCl निकलेगा, यहां पर कह रहे हैं KCl और H2O निकलेगा। तो बताएं सही तरीके से आप लोगों ने कैसे निकाला, क्या चीज निकला है। तो देखें यहां पर सोल्यूशन पार्ट की बात करते हैं, ये है HCl और ये है H2O, इसके साथ में हमने क्या किया, रिएक्शन की, मतलब आंसर ही सीधे लिखा हुआ है, रिएक्शन इसके साथ नहीं की। रिएक्शन तो हमको अल्कोहलिक KOH के साथ में करानी थी ना, तो अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो KCl तो निकलेगा ही, K है उसमें, है ना, और OH इसका, और वो जाकर के क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। एक कार्बन से क्या निकला होगा, हाइड्रोजन, दूसरे से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाला जो निकला होगा वो इसके साथ OH के साथ H2O, और जो हेलोजन निकला होगा वो के साथ KCl निकलेगा। रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी ना बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने। चलें, एथाइलिन इज प्रिपेयर्ड वाई, जल्दी से बताएं कि किससे हम लोग इथाइलिन को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। उबैदुर रहमान थर्ड का थर्ड आंसर, डिहाइड्रेशन ऑफ मेथेनॉल विद Al2O3 एट 350 डिग्री सेल्सियस। 3 का 3 सभी लोग आंसर दे रहे हैं बेटा, एक बार चेक कर लीजिए क्या आप लोग सही हैं। चेक करें प्लीज एक बार जल्दी से, क्या आप लोगों को आंसर पर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस नहीं है। चलें देखें, उबैदुर रहमान का चेंज हो गया आंसर, नाहिल अंजुम का सेकंड आंसर आ रहा है ना, नाहिल अंजुम का सेकंड आंसर आ रहा है।
क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं है, आवाज तो आ रही है ना? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं है, आ तो रही है आवाज। चले, आवाज है, बोलें जल्दी से, आवाज है ना? है। चलें, पहले हम बात करते हैं यहां पर कि कुछ बच्चों ने, जिन बच्चों ने आंसर दिया था थर्ड ऑप्शन डिहाइड्रेशन ऑफ मेथेनॉल, एकदम बेवकूफी वाला आंसर दिया था। अगर जिसने भी आंसर दिया था, अब अपने आप को समझ लो कि कहां हो आप लोग, ठीक है। देखें, मेथेनॉल से कैसे बन सकता है बेटा? ये तो एथेनॉल से बनता था, अभी हम लोगों ने बनाया भी था। और इथीन में 2 कार्बन होते हैं, मेथेनॉल में तो एक ही कार्बन होगा, तो वहां से कहां बन जाएगा? नहीं बनेगा, इसलिए गलत। यहां पर चेंज कर देने की वजह से ये गलत, बाकी कंडीशन जो रिएजेंट की लिखी है वो सही लिखी है ना? अच्छा, डी हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म के डी हैलोजिनेशन से कहां से बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के डिहैलोजिनेशन से हम लोगों को एल्काइन बनाना है। अभी जब इसके बाद हम लोग एल्काइंस पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, तो एल्काइंस बनती हैं डिहैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। इसके बाद में एक ऑप्शन है आपका मिथाइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन। भैया मिथाइल क्लोराइड में तो मिथाइल में एक ही कार्बन होगा, तो वो कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता, अल्टीमेटली पायरोलिसिस से बन सकता है। और पायरोलिसिस में हम लोगों ने पढ़ा था, हिंदी में बताया था, भंजन बोलते हैं इसको, पायरोलिसिस को। तो पायरोलिसिस में क्या होता है, उससे छोटे कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब इथेन है तो इथीन बन सकता है हाइड्रोजन निकल के। बताएं, क्या हमने बताया था पायरोलिसिस? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना पायरोलिसिस क्या चीज थी? बोले जल्दी से, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? पायरोलिसिस याद आया सबको कि नहीं आया? एक रिएक्शन ली थी हमने C6H14 की, C6H14 की 3 रिएक्शन हमने कराई थी। 3 रिएक्शन में किसी में हाइड्रोजन निकाला था, किसी में इथीन निकाला था, किसी में ब्यूटेन निकाला था। ये सब निकाल करके आपको दिखाया था, याद आया ना? आया, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलें, याद ही आना जरूरी होता है, याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए इसका सही आंसर बच्चों होगा कौन सा? पायरोलिसिस ऑफ इथेन एट 450 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हम यहाँ खाली आंसर बताने के लिए आपको नहीं खड़े हुए हैं, हम एक एक ऑप्शन को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि उसके आगे पीछे की कई सारी बातों को डिस्कस कर पाए और सीख पाए हम लोग, है ना? हाँ मंतसा, बिल्कुल सही लिखा आपने, याद आया, वेरी गुड। अगर थोड़ा भी रिवीजन करेंगे तो आपको याद आएगा बिल्कुल। द पेरोक्साइड इफेक्ट इन्वॉल्व्स आयनिक मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मुझे लगता है कि आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा और बहुत तेजी से आप लोग आंसर इसका बताएंगे। अभी हम लोगों ने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था, उसी को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट, उसी को हम लोग खरेस इफेक्ट बोलते थे। और मार्कोनिकॉफ रूल पर आप लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत ज़्यादा डांट भी खाई थी। तो मुझे लगता है कि डांट खाने के बाद अब तो आप आंसर सही देंगे, गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बेटा, बहुत फास्ट और बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया। सभी ने सही आंसर दिया है कि 4 का सेकेंड ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है। पेरोक्साइड इफेक्ट, आपने पेरोक्साइड देख करके हेल्पर को याद किया होगा और हेल्पर देखते ही आपको फ्री रेडिकल याद आया होगा। फ्री रेडिकल याद आते ही आपका आंसर मिल गया होगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है ना? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अच्छा, जल्दी से आंसर में लिखें बेटा कि अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगता है एल्कीन्स की रिएक्शन में, जब हम लोग किसी भी एल्कीन की रिएक्शन HX के साथ कराते हैं ऑन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है? जल्दी से बोलें, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है? जल्दी से बोले बेटा। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मंतशा का आंसर है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बाकी किसी का कोई आंसर नहीं आया? जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है उसका भी आंसर नहीं आया। उबैदुर रहमान 5 का 2 आंसर दे रहे हैं। बेटा फ्री रेडिकल नहीं होती मेरे बच्चे, फ्री रेडिकल नहीं होती है, फ्री रेडिकल नहीं होती है। हुदा खान, बेटा फ्री रेडिकल नहीं होती है। पिछली क्लास में डांट खा के भी भूल गए, एडिशन होती है बच्चों, एडिशन होती है। कौन सी एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। भूल गए क्या? बताओ जल्दी से, भूल गए हो क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉलो करती है। चलें, 5th का 2 बता रहे हैं, तो 5th का 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग खरेस इफेक्ट ऑपरेट्स, किसमें होगा, किसमें होगा खरेस इफेक्ट, मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट किसमें होगा?
अच्छा देखें बेटा, यहाँ परऑक्साइड तो नहीं लिया गया है कहीं पर भी, तो हम उसको हटा करके देखेंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कहीं परऑक्साइड नहीं लिखा, ऐसा नहीं कहेंगे, हमें ऑप्शन को चूज करना है। बताएं बेटा, कभी भी HCl के साथ परऑक्साइड इफेक्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, तो कट कर दो। क्या HI के साथ लगेगा? नहीं लगेगा, तो कट कर दो। सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है? एल्कीन्स की रिएक्शन HBr के साथ होती है तब लगता है, तो सिर्फ HBr के साथ लगेगा। अब बेटा HBr 2 है हमारे पास, लेकिन अब क्वेश्चन हमको एल्कीन से डिफर कराया गया है, तो एल्कीन से देखेंगे। और एल्कीन्स में भी कौन सी एल्कीन देती है? एल्कीन्स में भी कौन सी एल्कीन देती है? जल्दी बताओ। एल्कीन्स में अनसिमेट्रिकल एल्कीन देती है, तो यहां पर ये एल्कीन आपकी सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए ये तो देने से रही। कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? ये देने वाला है, क्योंकि ये क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr का एडिशन होगा, तो ये सही आंसर इसका सेकंड होगा। और जो भी बच्चे कुछ गलत आंसर बताए हैं वो अपने आंसर को करेक्ट करें। चलें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड ओनली शोज एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, तो इसीलिए इसका सही आंसर सेकंड। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ, बेटा ये ऑफ लिखा है, HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, जल्दी बताओ। देख रहे हैं आप, क्वेश्चंस वहीं से शुरू हुए हैं जहां से हम लोगों ने कल बातें खत्म की थी। जल्दी से बोलें। आंसर देने में थोड़ा सा देर करते हैं बेटा आप लोग। सिक्स का थ्री, 6 का 3, 6 का 3, सभी का आंसर आ रहा है 6 का 3। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड, 2 ब्यूटीन में नहीं ऑब्जर्व होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 ब्यूटीन शायद इस तरीके की होगी, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, और सिमेट्रिकल में कहां से होने लगा? नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ब्यूटीन इज सिमेट्रिकल, सो दिस इज आंसर। चलें, क्वेश्चन नंबर 7, बोले जल्दी से आंसर। कंडीशंस यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल फ्रॉम इथाइलिन, इथाइलिन से क्या बनाना है? इथाइलिन ग्लाइकॉल बनाना है। कौन बना रहा है? जल्दी बोलो, कौन बना रहा है? कौन सा रिएजेंट बनाएगा? नाहिल का आंसर आ चुका है 7.7 का 2, 7 का 2 कोल्ड एल्कलाइन कैमेनोफोर, कोल्ड एल्कलाइन कैमेनोफोर, बिल्कुल बात सही है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ना इसको, तो इसका सही आंसर हुआ हमारा कौन सा? 7 का सेकंड ऑप्शन हुआ है ना, 7 का सेकंड ऑप्शन आप लोग समझ सकते हैं। देखेंगे कोल्ड एल्कलाइन कैमेनोफोर, बेटा इस कोल्ड एल्कलाइन कैमेनोफोर को क्या बोलते थे? जल्दी से एक बार बता दें हमें, जल्दी से बता दें। अच्छा, कोई ये नहीं कहेगा कि क्वेश्चन बता के जो है साइड हो जाते। बेटा साइड इसलिए होते हैं कि हम यहाँ बोर्ड पे कहीं भी खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ छुप जाएगा हमसे, है ना, ऑप्शन छुप जाएंगे या क्वेश्चन थोड़ा बहुत छुप जाएगा, इसलिए साइड हो जाते हैं, जिससे कि आप लोग प्रॉपर उसको देख पाएं। ठीक है, बताएं जल्दी से, कोल्ड एल्कलाइन कैमेनोफोर सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर तो कोल्ड एल्कलाइन कैमेनोफोर सोल्यूशन है, वो तो सही है। बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओलिफिन्स व्हिच ऑन ओजोनोलिसिस गिव CH3 CH2 CHO एंड CH3 CHO। क्या कल की क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओजोनोलिसिस को अच्छे तरीके से पढ़ा था क्या? बोले जल्दी से, पढ़ा था ना? तो जल्दी से ओजोनोलिसिस को बताएं, बताएं बेटा जल्दी से बताएं, कौन सी ऐसी एल्कीन है जो ओजोनोलिसिस पर ये प्रोडक्ट हमको दे देगी? दोनों एल्डिहाइड चाहिए बेटा हमको। बहुत तेजी से आंसर बता सकते हैं आप इस क्वेश्चन का, अगर ओजोनोलिसिस सीखे हैं तो। उबैदुर रहमान 8 का 4, बेटा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंतसा बेटा प्लीज एक्सप्लेन योर आंसर, वाई इज सेकेंड, वाई सेकेंड 2 ब्यूटीन से आप ये कैसे पा सकते हो?
मंतसा प्लीज एक्सप्लेन योर आंसर। 2 ब्यूटीन से ये अनसिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो अनसिमेट्रिकल मतलब एक में 3 कार्बन का एल्डिहाइड, दूसरा 2 कार्बन का एल्डिहाइड कैसे बन सकता है। बाकी सभी ने 4 ऑप्शन बताया, 4th ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बेटा, लेकिन सेकंड पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड 2 ब्यूटीन है और ओजोनोलिसिस बहुत सिंपल बताया था, ऐसे करके आप ये करेंगे तो यहां से क्या होगा 2CH3CHO का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। ये ऑप्शन है आपका 4th ऑप्शन जो कहता है, वो कह रहा है 2 पेंटीन, तो ये एक और ये एक 2 और पेंटीन मतलब 5 कार्बन, तो इसमें क्या करेंगे ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर एक CH3CHO CH3CH2CHO, तो ये हुआ CH3CHO और ये हुआ आपका क्या CH3CH2CHO। तो कौन सा आंसर सही होगा मंतसा बताएं, समझ में आ गया। चलें इसका सही आंसर होगा कौन सा हमारा 4th ऑप्शन 2 पेंटीन। क्लियर है सबको। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टेक, अच्छा माय मिस्टेक। चलें 2 मोल्स ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग। चलें जल्दी से बताएं इसमें कौन सा ऐसा है जिसके 2 मोल से क्या मिल जाएगी हमको, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें। वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर दिया और तीनों ने अलग अलग आंसर दिया। नाहिल ने सेकंड, हुदा ने थर्ड, मंतसा ने फर्स्ट और चौथे बच्चे ने आंसर दिया तो वो 4th। बेटा सही है, गेम खेल रहे हैं हम लोग, है ना, गेम खेल रहे हैं ना हम लोग, पढ़ तो रहे नहीं है यहाँ, गेम खेल रहे हैं हम लोग। सही है, गेम खेल लेते हैं फिर। मतलब 4 बच्चे आंसर देंगे तो वो चारों ऑप्शन देंगे। बेटा ये तो बहुत अच्छा है, चारों दे दीजिए, किसी का तो सही होगा, अगली बार में फिर चारों अलग अलग आंसर दे देंगे। तो फिर क्या देखो, नाहिल ने सेकेंड, हुदा ने थर्ड, मंतसा ने फर्स्ट, सुजैन ने 4। चलें बेटा इसका सही आंसर ओजोनोलिसिस, कितना हम क्या बताएं, इतना आसान तरीके से पढ़ाया, शायद आप लोगों को कुछ कमी है जो समझ नहीं पाए, लेकिन पढ़ाते समय आप लोग जब कह देते हैं कि सही है, समझ में आ गया, तो गुस्सा लगती है आपको। CH2 ऐसे बताओ, यहाँ से ऑक्सीजन दोगे तो क्या होगा HCHO बनेगा कि नहीं बनेगा, HCHO, और इधर से भी HCHO, 2 बार बना दें, बन गया, तो 2 मॉलिक्यूल बन गए। इतना सा तो ओजोनोलिसिस है, वो भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, सही से कर नहीं पाते हो, तो कौन सा आंसर सही होगा, ये है ना, ओजोनोलिसिस ऑफ इथाइलिन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पता नहीं इससे कैसे मिल जा रहा है तुम लोगों को, इससे तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, सिंपली दिख के पता चल जा रहा है। एसिटाइलिन, इससे तो वो मिलेगा आपको CHO ये मिलेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये तो एल्काइन का मामला है ना, एसिटाइलिन एल्काइन का मामला है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। अब बचता कौन है ले दे करके, ये प्रोपीन है, तो प्रोपीन से एक CH3CHO मिलेगा, एक HCHO मिलेगा। हमें तो 2 मॉलिक्यूल का चाहिए था, क्या चाहिए था, फॉर्मेल्डिहाइड। तो कौन सा आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। ऐसी गलतियां करेंगे तो बेटा हम इरिटेट के अलावा कुछ और हो ना पाएंगे, है ना। चलें, ओजोनोलिसिस ऑफ इथाइलिन followed by hydrolysis is the right answer, so second option is the correct option. Ethylene give epoxy ethane on oxidation with, चलें बताएगा कोई इसका आंसर, किसके साथ इपॉक्सी इथेन देता है।
अच्छा इपॉक्सी क्या है बेटा, जब हम लोगों ने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ा था तो वहां पर हमने आपको इपॉक्सी बताया था कि क्या होता है, साइक्लिक जो ईथर होते हैं उनको इपॉक्सी बोला जाता है, साइक्लिक ईथर का नाम इपॉक्सी बोला जाता है उनको, ठीक है। KMnO4OH मतलब बेसिक मीडियम में एक आंसर आया है नाहिल अंजुम का। चलिए आइए हम आपको बताते हैं, देखें इपॉक्सी, इसमें शायद रिएक्शन नहीं दी है, इसमें इसका जो सही आंसर है बेटा ये होगा Ag2O एट 200 डिग्री सेल्सियस। अब ये आंसर गलत हुआ तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाई थी, पढ़ाते समय नहीं पढ़ाई थी, तो कोई बात नहीं, गलत हुआ। लेकिन अब इसको यहाँ सीख सकते हैं कि जो इथाइलिन होता है, इथाइलिन को अगर हम Ag2O के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो यह हमें इपॉक्सी ईथेन देता है। साइक्लिक ईथर को बोलते हैं इपॉक्सी, क्या बोलते हैं, साइक्लिक ईथर को बोलते हैं इपॉक्सी, ठीक है ना। चलिए बेटा, हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डी हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ डाई हैलाइड्स टू गेट एल्कीन्स विद डाई हैलाइड टू बी टेकन इज, कैसा डाई हैलाइड लेते हैं, जल्दी से बताएं। इलेवन का सेकेंड, विस्नल डाई हैलाइड, विस्नल डाई हैलाइड, विस्नल डाई हैलाइड, बिल्कुल बात तो सही है आप लोगों की, विस्नल डाई हैलाइड। चलें, तो सही आंसर था उसका, कहाँ गया भाई, अरे बच्चों को आंसर तो दिखा दो, पीछे क्यों चले जाते हो भाई इतना तेजी से, विस्नल डाई हैलाइड, ठीक है ना, ये सही आंसर था आपका। चलें एक और क्वेश्चन, लिंडलार कैटालिस्ट इज, देखते हैं कौन बताता है, रिडक्शन किया था हम लोगों ने इससे। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड, सही है, PDBSO4 सल्फर और क्विनोलिन लेते थे हम लोग। चलें क्वेश्चन नंबर 13, IUPAC नाम छोड़ दें क्या इस क्वेश्चन को, चलें IUPAC आप लोगों को बहुत आती है। एल्कीन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, ओहो बहुत तेजी से जाती हैं ऑक्सीडेशन में, इसका आंसर भी चलिए लग गया है तो बात खत्म करते हैं। खैर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास बहुत हैं। वेयर्स रिएजेंट पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, जल्दी से बताओ। वेरी डाइल्यूट कोल्ड एसिडिफाइड KMnO4, देखें जल्दी से, फर्स्ट ऑप्शन सही है क्या, जल्दी से बताएं इसका ऑप्शन, जल्दी से बताएं इसका आंसर। वेरी डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, सभी लोग थर्ड बता रहे हैं, मंतसा फर्स्ट बता रही हैं, हुदा भी फर्स्ट बता रही है। हुदा और मंतसा आप लोगों को कैसे बताएं हम, क्या बताएं हम बेटा, एसिडिफाइड KMnO4 नहीं होता था उसमें, एल्कलाइन KMnO4 होता था। ये फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए लगाया जाता है, रखा जाता है गलत वाला, कि आप लोग पहला ऑप्शन देखें और वहीं गिर जाएं, मतलब वही ऑप्शन लगा दें, है ना। तो इसीलिए ये फिलहाल गलत ऑप्शन है, एसिडिफाइड नहीं एल्कलाइन होता है, तो दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। और ये KMnO4 नहीं, ये हॉट कंसंट्रेट लिखा है, कंसंट्रेट नहीं डाइल्यूट होता, इसीलिए सही आंसर थर्ड होगा इसका, क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है। डज नॉट एस, अरे अब तो और इरिटेट करने वाला काम कर रही हो मंतसा बेटा, डज नॉट नोटिस एसिडिक, तो कौन हम नोटिस करेंगे, चार ऑप्शन तो देखोगे ना कि कहाँ कहाँ क्या किया गया, कहाँ नहीं किया गया है भाई। अगर एसिडिफाइड नहीं देखा तो हमको ये बता दो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में देखा क्या, डिफरेंस क्या देखा, हमको यही बता दो, कौन देखेगा
भाई आप सॉल्व कर रहे हो तो आप ही देखोगे ना कि हम देखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ इथाइलिन बाई एयर एट 200 to 400 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटालिस्ट इज। देखते हैं कौन बताएगा अभी। वन देखते ही टिक। अच्छा, तो वही तो हम कह रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन अक्सर इसीलिए गलत रखा जाता है कि आप देखें और उसी पे गिर जाएं। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर कभी भी बहुत तेजी से सही हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा सोच लिया करो, समझ लिया करो, बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लिया करो। चलिए आइए देखते हैं। 1,2 इथेन डाइऑल मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसमें क्या डिफरेंस होगा बेटा हमको ये बता दो। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में क्या डिफरेंस होगा? ये कॉमन नेम लिखा है या यूपीएससी नाम लिखा है? अगर इतनी भी बात आपको पता रही है, सिल्वर कैटालिस्ट 200 डिग्री सेल्सियस पे अभी हम लोग क्या बना के आ रहे थे? इपॉक्सी एल्केन बना के आ रहे थे, इपॉक्सी इथेन, तो वही होगा इथाइलिन ऑक्साइड। ये इपॉक्सी का कॉमन नेम लिख दिया गया। आईयूपीएससी में इपॉक्सी लिखते हैं और कॉमन नेम में इथाइलिन लिखते हैं उसको, ठीक है।